जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। हमारे पास आज 8 टॉपिक हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एंड विद द रेलेवेंस ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आल्सो फ्रॉम द डिफरेंट जीएस पेपर ऑफ द यूपीएससी मेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला ही टॉपिक है जो एडीबी ने प्रोजेक्ट किया है। इंडिया का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, दैट विल बी एट द 7%। जीडीपी तो आपने देखा ही होगा क्या है, टोटल आउटपुट। ओके, सो जो टोटल आउटपुट जिसका मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्जन हो सके, दैट इज द जीडीपी इनटू द ए टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए कंट्री एंड इट्स इंक्लूड, अगर उस कंट्री के अंडर में अगर उस सिटीजन ही नहीं बाहरी भी आके काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी ऐड किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द हियो। वी विल स्टडी वन बाय वन एंड दिस विल बी फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। Then we will study that most Indians believe in the country's plurality। ये काफी एक लाजवाब तरीके का एक सर्वे और आउटपुट है। अभी तक ये लगता था कि मोस्ट पीपल, उनको ये लगने लगा था कि दिस इज द ओनली प्लेस फॉर द हिंदूज। यहाँ पे हिंदूज ने भी नियर अबाउट 80% के आसपास हिंदूज ने भी कहा नहीं, ये प्लूरैलिटी वाला देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ द आउटकम। सो दिस इज फॉर द मेंस। अगर आप सोसाइटी की बात करें वहां पे भी यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 की बात करें वहां पे भी प्लूरैलिटी होता है, सेक्युलरिज्म होता है। काफी अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं। जामा मस्जिद का एक पिक्चर फ्रंट पेज पे है, तो इसका बेसिक जानेंगे, किसने बनवाया, कब बनवाया। ओके, एप्पल चेंज हैकिंग अलर्ट वर्डिंग। इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया आफ्टर द इंडियाज प्रेशर। पहले जो स्टेट था, स्टेट को लेके झगड़ा था गवर्नमेंट से और एप्पल से लेके, अब स्टेट को हटा दिया, झगड़ा खत्म, स्टेट खुश। ओके, साउंड एंड स्टेबल साइनो इंडियन रिलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ, ऐसा चाइना से बोला गया है। क्योंकि अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअस इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे कमेंटबाजी चल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट किया है चाइना पे, और जो चाइनीज बॉर्डर पे स्टेटस है उसको लेके कमेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर 4 साल बाद इस पर कमेंट किए। 4 साल तक चुप्पी बात करते, इसका अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा था तो भी वो चुप थे। लेकिन यस, ऐसा नहीं था वो चुप थे तो सब चुप थे। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो होम मिनिस्टर थे, वो तो काफी कुछ बोल रहे थे। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से ये मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाएगा इंडिया एंड चाइना रिलेशन, साइनो इंडिया रिलेशन। ओके, अगेन जो नेक्स्ट न्यूज है, इन पोल सीजन द पेरिल्स ऑफ स्कॉचिंग बायलैटरल टाइज। यहाँ पे भी अगेन है, जो कच्चा त्यू का इशू है उसको पॉलिटिकल कैंपेन जो है, इलेक्टोरल कैंपेन में यूज किया जा रहा है, उसका बायलैटरल रिलेशन पे क्या इंपैक्ट होता है उसके पर्सपेक्टिव से काफी और कुछ भी डिस्कस किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा ये एनालिसिस है। फाइनलिटी एंड जस्टिस ऑन द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन केस में हमने देखा है कि डीएमआरसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। फिर ये देखेंगे कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉट इट अंडर द क्यूरेटिव पिटीशन। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, किस आर्टिकल के थ्रू आता है, डायरेक्टली मेंशन है कि इनडायरेक्टली मेंशन है, कोई अगर जजमेंट है, उसको ऑलरेडी हमने कल भी कवर किया था, थोड़ा सा फिर रिकैप कर लेंगे। और लास्ट में जो न्यूज है वो है इसरोस जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज। जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज, तो पहले तो हम देखेंगे डेब्रीज क्या है। डेब्रीज का मतलब होता है कूड़ा, और स्पेस डेब्रीज का मतलब स्पेस में जो कूड़ा है उसको स्पेस डेब्रीज कहते हैं। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है डेब्रीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट न्यूज, फ्रंट पेज। ओके, सो फ्रंट पेज पे एडीबी प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द 7% दिस ईयर। तो काफी अच्छा प्रोजेक्शन है, 7% इज गुड। यहाँ तक एडीबी ने कहा है कि 2 सालों तक कंटिन्यूअसली इनका जो हमारा जो ग्रोथ होगा वो हाइयर ही होगा। साउथ एशिया का ओवरऑल देखिएगा 6.3 to 6.6 का प्रोजेक्शन है, लेकिन इंडिया का कंटिन्यूअसली नियर अबाउट 7 का है प्रोजेक्शन। तो दिस इज गुड थिंग। हमने ये भी देखा है कि प्रोजेक्शन में ये भी बोला गया है कि इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रहा है, और फूड इन्फ्लेशन जो कि काफी हाई बीच में हो गया था वो भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यूअसली हाई पे जा रहा है।
बिसाइड दैट कि और क्या रीजन हो सकता है कि जो ग्रोथ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है? पहला तो रीजन ये है कि मानसून अच्छा आने वाला है, मानसून अच्छा आएगा, बारिश अच्छा होगा, फिर जो फसल अच्छे होंगे, अगर फसल अच्छे होंगे तो किसान उसको बेचेंगे, उनके पास पैसे आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि मनरेगा से रिलेटेड डिमांड बढ़ेगा, तो उससे भी रूरल एरिया में पैसा जाएगा, फिर वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा। तीसरी बात ये इन्होंने कहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है, और जो बीच में अगर शॉक आएगा वो क्रूड ऑयल के कारण शॉक आ सकता है, या वेदर कंडीशन थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वहां पे शॉक देखने को मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्शन। बिसाइड दैट इन्होंने ये भी डेटा दिया कि इंडिया जो है वो अकाउंट करता है 80% ऑफ द साउथ एशिया का जो जीडीपी है। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये साउथ एशिया के पार्ट हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 80% जो साउथ एशिया का जीडीपी है इंडिया का है। एक तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है हाई है, हमारा जो टेरिटरी है हमारा बिग ब्रदर, इसीलिए हमें कंसीडर किया जाता है। ओके, एक्सपोर्ट देखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा उतना नहीं होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट एडवांस कंट्रीज को करते हैं, जैसे कि यूरोप एंड यूएस, और हम देख रहे हैं कि उन कंट्रीज में जो ग्रोथ रेट है, जो डिमांड है, थोड़ा स्लो डाउन होने वाला है, और इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारा थोड़ा स्लो ही रहेगा। ओके, डाउन साइड रिस्क वही बात है कि जो अगर शॉक आएगा तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस में शॉक आ जा सकता है। वेस्ट एशिया में अगर युद्ध अगर कंटिन्यू रहा है और वहां पे लड़ाई चलती रही, और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर को शॉक हो सकता है अगर वेदर कंडीशन जो प्रेडिक्शन है, लॉ नीना, अल नीना, ऐसे कोई कंडीशन, लॉ नीना तो अच्छा होता है, अल नीना आ गया तो दिक्कत है। ओके, और साउदर्न ऑक्सीलेशन आ जाए तो दिक्कत है। तो ऐसे किसी कंडीशन में अगर इंपैक्ट होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, तो शॉक आ सकता है। दूसरा जो न्यूज है, मोस्ट इंडियंस बिलीव इनटू द कंट्रीज प्लूरलिटी। ये काफी शॉकिंग है। आपको नॉर्मली जो कंडीशन देख के लग रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली इवन हिंदूज, मोस्ट ऑफ द हिंदूज बिलीव दैट ये केवल हिंदुओं का ही नहीं है, ये हर एक रिलीजन के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिला है। और ये पहले के जो सर्वेस थे उसमें इतना नहीं आ रहा था। 2019 वाले में नहीं था, लेकिन 2024 में ये काफी एक तरीके से एक नया टाइप का है। इस पिछले 10 सालों में हमने देखा है। यहाँ पे देखिए मोस्टली, और जो सिटीज और अर्बन एरिया में है उनकी परसेंटेज ज्यादा है। ओके, और यहां तक कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस है, तो 58% के इस बार लोगों ने बोला कि हाँ, कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें उतना ट्रस्ट अब लोगों का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो अपॉइंटमेंट का तरीका था अभी रिसेंटली, जो इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर था, शायद उसलिए ऐसा लोगों ने अपना सर्वे में रिप्लाई दिया है। यहां तक देखिए 45% लोगों ने कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, जो रूलिंग पार्टी है वो कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे इस पिक्चर से है। ये पिक्चर खूबसूरत सा पिक्चर है, जामा मस्जिद का सीन है। और जामा मस्जिद न्यू दिल्ली में किसने इसको बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कब बनाया था? 1650 ईस्वी में बनाया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है, आपको जानना चाहिए। दिस इज द, ये 1650 में बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, मुगल इंपेरियर शाहजहां। शाहजहां किसके पुत्र थे? शाहजहां वाज द सन ऑफ द, आपको पता ही होगा, सलीम। जो वो आपने देखा है ना, जो ये मुगले आजम सलीम। तो जहांगीर, असली नाम उनका जहांगीर था, उन्हें सलीम भी कहा जाता था, उनके थे। तो यहाँ पे, और जो शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब, जो काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे काफी मंदिरों को तोड़ा था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन था। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ा करेंगे, जब भी आएगा हिस्ट्री तो आपको बताया जाएगा कि ये दिक्कत थी, ये था। जो ये जामा मस्जिद का मेन है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए, वो कि ये रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। व्हाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन, रेड रेड दिख रहा है, ये रेड सैंडस्टोन है, और बीच बीच में व्हाइट मार्बल है। ये तीन गुंबद बड़े बड़े हैं, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, और जो दो बड़े बड़े मिनाराट्स हैं वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। कैलीग्राफी क्या कहते हैं? जो सुंदर सुंदर लिखा होता है, आपने देखा होगा, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। इसमें कैलीग्राफी बहुत हुआ है। और कैलीग्राफी में किस चीज को मेंशन किया गया? जो कुरान के वर्सेज हैं, जो दोहे हैं कुरान के, वो इसमें यूज हुए हैं। अब वर्सेज को दोहे नहीं कहते हो तो आप सुधार लीजिएगा, पर यहाँ पे जो भी कहते हैं वो वहां पे है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, एप्पल से रिलेटेड है। एप्पल जो आईफोन आप लोग चलाते हैं, एप्पल का था कि आप
एप्पल के फोन पे थोड़ा भी कोई अगर अटैक होता है, थोड़ा भी उसमें वायरस आता है, तो एप्पल नोटिफिकेशन बोलता है। अगर आपका एप्पल का फोन है तो आप लोग खुश भी हो रहे होंगे कि एप्पल हमारे पास भी है। नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन में जो अभी आ रहा था वो आ रहा था कि स्टेट लेड, यहाँ पे देखिएगा जो इनका अभी नोटिफिकेशन आ रहा था, स्टेट बैक्ड अटैकर्स की बात हो रही थी इंडिया में। अब इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि स्टेट का मतलब तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हम ही को बोल रहे हैं, और स्टेट को ये अच्छा नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट ने एप्पल पे प्रेशर बनाया कि ये स्टेट हटा दीजिए। तो एप्पल पे काफी प्रेशर बनाने के बाद इन्होंने ये हटा के मशीनरी ला दिया है, मशीनरी हैकर्स। ओके, तो इससे एप्पल भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, गवर्नमेंट का नाम हट गया। मस्ती पहले था कि गवर्नमेंट को लग रहा था कि इन पे सारा इल्जाम लग रहा था, क्योंकि अभी हमने देखा था जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, उनके फोन में वायरस भेजा जा रहा था। और वायरस कौन भेज रहा था? सरकार भेज रही थी, जानने के लिए कि अपोजिशन क्या कर रहा है, एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं। काफी इस पे हो हल्ला हुआ था। बाद में इस पे गवर्नमेंट ने मना किया था कि हमने नहीं किया है, लेकिन ये भी सामने आया था कि गवर्नमेंट ने ही पेगासस एक स्पाई वायरस होता है जो आपके स्पाईवेयर, जो इस वायरस टाइप का होगा, आपके मोबाइल में जाएगा, आपका टोटल कंट्रोल करके डेटा भेज देगा गवर्नमेंट के पास। और ये किसने खरीदा था? इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक्वायर किया था 2017 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एलिगेशन लगा था कि ये सब पेगासस को, जैसे कि राहुल गांधी के भी फोन में था, उन्होंने भी ये लगाया था। तो ऐसा माना जा रहा था। और जब 2017 में पाया गया था कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको खरीदा भी है, तो काफी मामला तेज हो गया था। वैसे में मामला तेज हो गया तो गवर्नमेंट प्रेशर बनाई, और प्रेशर बना के उन्होंने नाम चेंज करवा दिया। अब सब खुश है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है अगेन फ्रंट पेज से, बीजिंग ने बोला है कि साउंड एंड स्टेबल, साउंड और एंड स्टेबल साइनो इंडिया, मतलब साइनो को भी चाइना भी कहते हैं, चाइना को ही साइनो कहते हैं, रिलेशन आर सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ साइड। तो यहाँ पे बीजिंग ने कहा है कि अगर हमारे और इंडिया के बीच रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो दोनों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है, अगर दोनों लड़े, यही दोनों पावर है, तो दूसरा कोई फायदा उठाएगा। तो इन्होंने बोला है, पर ऐसा उनके वो जो एक्टिविटीज है, एक्शन है, उसमें भी आना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने कमेंट स्टार्ट कर दिया है करना। उन्होंने बोला है कि जो हमारे बॉर्डर पे हो रहा है वो सही नहीं है, सीरियस मैटर है। तो 2020 के बाद से नहीं बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, 4 साल बाद बोला है। तो इसलिए ये हो हल्ला भी मच रहा है। ऐसा नहीं है 4 साल तक गवर्नमेंट चुप थी, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर बहुत बोल रहे थे। जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, उनका कमेंट पे कमेंट आ रहा था। फिर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन पे काफी कमेंट आ रहे थे। उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि चाइना जो रीनेमिंग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वो सही नहीं है। चाइना ने भी एलिगेशन कराया था कि इंडिया भी रीनेमिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कमेंटबाजी कंटिन्यू चल रहा था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी किया है। ऐसे कंडीशन में अब चाइना की तरफ से आ रहा है कमेंट कि ये जो स्टेबल रिलेशन है वही सही है, दोनों को आपस में अच्छे से रहना चाहिए। दिस इज मतलब आप ऐसे पॉइंट को, जब आप इंडिया चाइना या साइनो इंडिया रिलेशन पे कुछ भी लिख रहे हो, आप उसको फॉर्डर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल से है, एडिटोरियल पेज पे है। जो मेन आर्टिकल है सुहासिनी हैदर ने लिखा है। सुहासिनी हैदर, इनको एक्सपर्ट माना जाता है फॉरेन अफेयर्स में। तो फॉरेन अफेयर्स में अगर आप अपना ऑप्शनल पेज लिख रहे हो, वहां पे आप सुहासिनी हैदर का जिक्र कर सकते हैं। ये काफी फेमस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बीजेपी के जो लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी ये डॉटर है। ओके, तो सुब्रमण्यम स्वामी का अपना स्टैंड है, लेकिन इनका अपना अलग स्टैंड है। इन पोल सीजन द पेरिल्स ऑफ द स्कॉचिंग बायलैटरल टाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोल सीजन आ गया, चुनाव का समय अभी चल रहा है, और यहाँ पे स्कॉचिंग, स्कॉचिंग का मतलब होता है एकदम स्कॉचिंग कहते हैं, स्कॉचिंग सनलाइट की, एकदम काफी जलाने वाला धूप है। तो स्कॉचिंग बायलैटरल टाइज, अब बायलैटरल टाइज है उसको थोड़ा थोड़ा जला रहा है। ओके, तो किस कंडीशन में ये आया है? अभी हमने देखा है कि काफी कुछ कमेंट हुआ है, जैसे कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो
कच्चा त्यू का मैटर है उसको प्राइम मिनिस्टर ने ही कमेंट किया, फिर सपोर्ट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आए, फिर बहुत सी कमेंट हुई। ऐसे मैटर में जो अभी तो इलेक्शन चला जाएगा, कुछ पार्टीज को जो कमेंट कर रहे हैं उनको फायदा हो सकता है तमिलनाडु में, लेकिन दिक्कत यह है कि बाद में लॉन्ग टर्म के लिए जो रिलेशन खराब हो जाएगा वो उसका इंपैक्ट पूरे कंट्रीज पे रहता है। हमने देखा था बीच में श्रीलंका के साथ रिलेशन हमारे अच्छे नहीं थे, श्रीलंका इंक्लाइंड था चाइना की तरफ, उसने अपना जो हम्बन टोटा पोर्ट था वो चाइना को दिया था, चाइना वहां बेस बना रहा था। अब आपके कंट्री के इतना पास आके कोई मिलिट्री बेस बनाए, वो भी चाइना जैसा कंट्री, तो आपको थ्रेट होगा। लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका के इकोनॉमी ऐसी अप डाउन टर्न्स हुई कि उनको पता चला कि चाइनीज का जो मोटिव था वो सही नहीं था। अभी उनका चाइना के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, अभी इंडिया के साथ रिलेशन फिर अच्छा हो गया था, क्योंकि श्रीलंका में जो क्राइसिस हुई थी वहां पे इंडिया ने काफी सपोर्ट किया था। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप फिर से वो मुद्दा लाते हैं तो श्रीलंका को कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं लगेगी, क्योंकि जो एग्रीमेंट हो गई है आप उस लैंड को फिर से क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी दिस इज द केस, और वही केस पे ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ओके, यहाँ पे जो कच्चा त्यू का जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री है वो श्रीलंका के अंडर में है। ऐसा नहीं इंडिया ने सिसीड किया था, क्योंकि उस पर डिस्प्यूट 1921 से चल रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तभी से, तो उस पर कोई क्लियर कट सॉवरेनिटी नहीं थी। जो हमारे यहाँ के राजा थे, रामनाथपुरम के, रामनाथ भी कहा जाता है, वहां के जो राजा थे वो क्लेम कर रहे थे, श्रीलंका अपना क्लेम कर रहा था। बाद में जब इसकी मैरीटाइम बाउंड्री हुई, जो एग्रीमेंट हुआ 1974 में, तो कच्चा त्यू चला गया श्रीलंका के पास और इंडिया के पास आया था वेज बैंक। वेज बैंक यहाँ पे है, ये वेज बैंक यहाँ पे लोकेशन है, कन्याकुमारी के जस्ट बगल में है, और ये रिसोर्स रिच जगह है। तो माना जाता था कि ऑलरेडी इंडिया इसका बेनिफिट हुआ है, ओवरऑल हम बेनिफिट में है। लेकिन अभी जो कमेंट्री हो रही है, बीजेपी बोल रही है कि हम घाटे में है, आपने पूरा लैंड दे दिया, कांग्रेस कह रही है हमने उसके बदले वेज बैंक लिया था, इससे हमें फायदा हो गया क्योंकि रिसोर्स रिच है। अब हम देख रहे हैं ऐसे में श्रीलंका को क्या लगेगा, कि उसको लगेगा ना किसी भी पॉइंट पे, अगर उसको लगे कि हमें घाटा हो गया, अगर वेज बैंक में ही लगे कि अरे ये लोग तो कह रहे हैं फायदा हो गया, हमने तो ऐसे म्यूचुअल ट्रस्ट पे दिया था। ऐसे केस में क्या होता है कि जो ट्रस्ट टूटता है, आप थोड़ी सी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप पूरी बायलेटरल रिलेशन को आप पूरे ठंडे बस्ते में खराब नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स आर लाइकली एम टू इन्फ्लुएंस द अपकमिंग जनरल इलेक्शन इनटू द तमिलनाडु, ऐसा ये जो राइटर है वो बोल रही हैं। ओके, इंडिया इज रिसेंटली, हमने देखा कि ऑलरेडी बात किया हमने, फिर बात हो रही कि क्रेडिबिलिटी कुड टेक हिट। हिट कहाँ पे लगेगा? क्रेडिबिलिटी को लेके लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि ऑलरेडी हमने कैसी एग्रीमेंट पे हमने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, पूरे वर्ल्ड को दिया था कि अगर इंटरनेशनल स्टेज पे कोई एग्रीमेंट होता है इंडिया उसको फॉलो करता है, क्रेडिबल है इंडिया, जो बात कह देता है उसको रखता है। वो फेमस कोटेशन है ना कि जान जाए पर वचन न जाए, इंडिया को ऐसा माना जाता है जान दे देंगे पर हम वचन नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ 2014 में भी एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया को थोड़ा सा घाटा हुआ था, लैंड बांग्लादेश के पक्ष में गया था। जो हमने लैंड इनक्लेव की भी बात कही थी वहां पे भी बांग्लादेश को ज्यादा मिला था, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया, क्योंकि जो लैंड डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, हर कंट्री के लिए एक सिरदर्द होती है। आने वाली जनरेशन पे जनरेशन कटते मरते रहती है, पैसे पे पैसे फूके जाते हैं। वो पैसे अगर यूज किए जाए, आप इंडिया पाकिस्तान का इशू ले लीजिए, कश्मीर को लेके कितना कुछ, कितने लोगों की जान गई होगी, कितनी आर्मी गई होगी, दोनों साइड पे कितने पैसे लगा देते हैं दोनों अपने एटम बम बनाने के चक्कर में। उसके चक्कर में जो हमें पैसे गरीबी मिटाने के लिए करनी चाहिए, जो हमें डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए करनी चाहिए, जो सुख सुविधाएं देने के लिए करनी चाहिए, उस पर हम नहीं कर पाते हैं। हम हॉस्पिटल नहीं बना पाते हैं, हम रोड नहीं बना पाते हैं, हम स्कूल्स नहीं बना पाते हैं, हम फैक्ट्रीज नहीं बना पाते हैं, लेकिन बम बनाते हैं। पाकिस्तान में यहाँ तक बोला जाता है कि घास की रोटी खाएंगे एटम बम बनाएंगे, मतलब कुछ नहीं है, एटम बम बनना चाहिए। इस कंडीशन में अगर लैंड डिस्प्यूट थोड़ा सा घाटे का सौदा भी हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, और वो एग्रीमेंट हो जाए तो उस पर दोबारा जाके उस पर नहीं आप उसको कुरेदना चाहिए, ऐसा माना जाता है। डिप्लोमेट्स भी ऐसा मानते हैं। अब इंडिया का देखा जाए, क्या इंडिया को ऐसा, मतलब इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है, यूएन क्लॉज इस पे लॉ बनाता है, जो मैरीटाइम बाउंड्री है ऑलरेडी इस पे डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है। हमने देखा है कि एक और राइटर बोल रहे हैं कि जो हमारा अभी रिसेंटली हमने इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेके हो हल्ला मचाया था। देखिए 1960 का ट्रीटी है, पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ था, पिछले 10 सालों में हो हल्ला हो गया।
इसका इतनी क्रेडिबिलिटी है कि 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 1965 में इंडिया पाकिस्तान दोनों ने युद्ध लड़ा, 1971 में युद्ध लड़ा, 1999 में युद्ध लड़ा, लेकिन ये एग्रीमेंट और ये ट्रीटी अभी भी एक्टिव है, अभी भी अप्लाइड है, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये दिखाता है, यहां तक कि इंडिया ने सह के करा है, लेकिन इंडिया की क्रेडिबिलिटी इससे दिखाती है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडिया दरिया दिल कंट्री है, इंडिया थोड़ा सा घाटा सह के भी दोस्ती को तैयार होती है। दैट टाइप ऑफ द इमेज इंडिया है। अगर आप छोटे छोटे एग्रीमेंट को बार बार ला के उसको कुरेदेंगे और उसको कहेंगे आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए रॉन्ग मैसेज आएगा, क्योंकि आप अपने को सुपर पावर, विश्व गुरु आप कह लें, लेकिन जब तक वो आपके एक्ट में नहीं रहेगा, आपके एक्शन में नहीं रहेगा, आपको कोई नहीं मानने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी बनी हुई है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी बनी हुई है कि 1999 जब कारगिल वार हो रहा था, वहां पे पाकिस्तान की दोस्ती थी यूएस के साथ, चाइना के साथ तब भी थी, लेकिन पाकिस्तान जो यूएस है या चाइना है, दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान गलत है, इंडिया सही है कारगिल वार पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया की क्रेडिबिलिटी देखी थी। वहां पे भी हम देखेंगे कि जब न्यूक्लियर वार की बात हो रही थी, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, वो बार बार कहता है हम न्यूक्लियर बम है हमारे पास, हम उड़ा देंगे। इंडिया एक बार भी कारगिल वार के दौरान नहीं बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर वार है, हम आप पे फोड़ देंगे। इंडिया चुपचाप था, इंडिया कह रहा था हम जैसे भी होगा हम अपनी मिलिट्री से लड़ेंगे। न्यूक्लियर वेपन का नाम तक नहीं लिया इंडिया ने। तो इससे ये दिखाती है कि क्रेडिबिलिटी है, न्यूक्लियर बम है, पर हमारे अंदर संयम भी है। इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा जो स्टेटस था बढ़ के यहां से यहां हो गया था, ओनली ड्यूरिंग द दिस कारगिल वॉर, ड्यू टू द इंडियाज क्रेडिबिलिटी। यूएस उससे काफी प्रभावित हुआ था। उसके बाद यूएस का इंडिया का रिलेशन काफी इंप्रूव हुआ था। न्यूक्लियर ट्रीटी भी हुई थी, जो हमारी सिविल ट्रीटी हुई थी ऑन द न्यूक्लियस एनर्जी पे। तो हम देखते हैं कि काफी इंप्रूव हुआ था। तो यहां तक इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, राइटर कह रही है कि उसको मेंटेन रखना चाहिए। इन्होंने सीएए को लेके भी बोला कि अभी भी हमारा इसके साथ जो हमारे नेबर्स थे उनके साथ रिलेशन खराब थोड़े बहुत हुए थे। वहां पे हम कह रहे थे सीएए उनको दिया जाएगा जो इसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमने सारे माइनॉरिटी को कह दिया प्रोसिक्यूशन हो रहा है। वो कंट्रीज कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हम सबका प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो मुस्लिम को नहीं इंक्लूड किया गया था उसको तो लेके काफी बवाल मचा था, बोला गया था डिस्क्रिमिनेटरी है। और बांग्लादेश में तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक विजिट कैंसिल करना पड़ा था, इस लेवल पे हो रहा था। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें निगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट करती हैं। ओके, अभी हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल किलिंग की बात हुई थी। अभी हमने देखा था कि कनाडा कह रहा था कि जो सिख सेपरेटिस्ट है उसको इंडिया ने मारा है और उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल का हाथ है। इंडिया बोला हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दूसरे की सोवर्निटी में जाके कोई भी अटैक नहीं करते। ओके, ऐसा इंडिया ने बोला। लेकिन जब पोलिंग कैंपेन था तो हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इंडिया घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेगा। ओके, यहाँ पे बोला कि आप हम अंदर तक जाके हमें नहीं पता, देखते कि कौन किसका बॉर्डर है। कहीं ना कहीं आप तो पाकिस्तान बोलने लगा देखो देखो मैंने बोला था ना कि ये लोग आके हमारे अंदर अटैक करते हैं, यही अटैक करते हैं, पहले हम कोई अटैक नहीं करते। वहां वो अच्छा बन गया, डिस्पाइट ही इज प्रमोटिंग द टेररिज्म। फिर भी आपकी एक कमेंट से पूरा जो हमारा क्रेडिबिलिटी है उसको धूमिल कर दिया। आपने तो वहां पे तालियां बटोर ली, आप वहां पे जनता का वोट भले आप बढ़ा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो इमेज है एट द इंटरनेशनल लेवल, जहां पे आप कनाडा से कह रहे हैं नहीं हम किसी में रिटेलिएट नहीं करते हैं, हम किसी के बॉर्डर में नहीं जाते हैं, सोवर्निटी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे कह रहे हैं हम सोवर्निटी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टेररिस्ट है तो हम अंदर जाएंगे। और पाकिस्तान कह रहा है कि ये आते हैं इसीलिए हम नहीं पहले अटैक करते, इनका दोष है। this is the status, this is the harm as per the writer, ये writer बोल रही है। ओके, discretion the key। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जो इंडिया का अभी एक और चीज पे काफी क्रिटिसिज्म था, जैसे कि हमने अभी जो पार्लियामेंट उसका इनॉग्रेशन किया था, वहां पे हमने अखंड भारत दिखाया था और अखंड भारत में हमने दिखा दिया था कि ये जो नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार तक को दिखाया था कि इनके अपने नाम देके हमने कहा था ये सब अखंड भारत के पार्ट हैं। इसमें नेपाल ने पूछा था कि ये क्या है, आप हमारे एरिया को आप अखंड भारत दिखा दें।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक जो हमारा अपने नेबर्स के साथ है वहां पे लेके इश्यूज बढ़ा है। ऑलरेडी हम पे कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट हो रहा है, मैप को लेके कोई अपना मैप वो अपने अनुसार बना रहे हैं, इनका जगह इसमें दिखा रहे हैं। जैसे काला पानी को लेके नेपाल और इंडिया में था कि हमने दिखा दिया काला पानी हमें, नेपाल ने दिखाया हमें। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मैप बना रहे हैं, वहां पे स्टेटस में नहीं चेंज हो रहा है, मैप में चेंज करके इसको कार्टोग्राफिक वार कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट क्या है, मैप हम खेल लेंगे इसी को कहेंगे। तो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हैं जो राइटर हैं, बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को ये दिखाना होगा कि इंडिया जो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी कहता है या हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है उसको हम फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में जो हमारा सुपर पावर का हम बनना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं, वो तभी हम उभर के और सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इसी एडिटोरियल पेज पे ही है। ये इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है उसको लेके है। तेलंगाना में क्या स्टेटस है, 3 प्रॉन्ज रेस चल रहा है। 3 प्रॉन्ज रेस किसके किसके बीच में चल रहा है, कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस एंड बीजेपी, इन तीनों के बीच में चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन जो जो बीआरएस का वोट परसेंटेज घटा है, हमने देखा है कि कांग्रेस एंड बीजेपी के वोट परसेंटेज उसी रेशियो में बढ़ रहे हैं। और बीजेपी का वोट रेशियो जो है अभी हमने रिसेंटली देखा नियर अबाउट 7 to 14% इंक्रीज हुआ 2018 और 2023 के बीच में। अभी हमने देखा कि जो कांग्रेस का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है नियर अबाउट 14% ऑफ द दिस जो वोट शेयर वो सारा बीआरएस का घटा है। ओके, हमने ये भी देखा है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी है, उनका जो लीडरशिप है उसको अप्रिशिएट किया गया है, और उनका जो परसेप्शन है उसके कारण एक परसेप्शन बना है कि जो चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, वो गरीबों के लिए भी काम कर रही है, उसमें सारे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। आमीम भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, लड़े या ना लड़े, लेकिन इनका एक रोल होता है, ये इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर देखेंगे। वहां पे डीएमआरसी पे 7,687 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ने बोला है कि ये पेनाल्टी इलीगल है, इसको हम नहीं मानते। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द केस। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा इस पे लेके पलट कैसे दिया, तो इसको हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 142 के अंडर में आता है। ये डायरेक्ट नहीं आता है, एक इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन कहाँ से हो रहा है, किस जजमेंट में बोला, रूपा अशोक हुर्रा केस था, अशोक हुर्रा केस 2002 में आया था ये केस। और यहां पे बोला था कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट बदल सकते हैं। यहाँ रिव्यू से डिफरेंस है, आप रिव्यू में नहीं जाएगा, रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, वो आर्टिकल 137 में आता है। आर्टिकल 137 में रिव्यू है, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन रिव्यू पिटीशन से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे होता है कि कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है उसको सुधारने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन होता है। क्यूरेटिव पिटीशन में नंबर ऑफ जजेज होंगे, 3 से ज्यादा होंगे, और जो पिछले जजमेंट में बैठे थे जज वो भी उनमें शामिल होते हैं। ये डिफरेंस होता है, इसको जानिएगा। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, और 142 जो आर्टिकल एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावर देती है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंडर में इसको लिया जाता है। तो इसके अंडर में जो अब पाया गया कि जो अभी तक इनके ऊपर जो इम्पोज किया था पेनाल्टी वो गलत है, और जो इन्होंने टर्मिनेशन किया था जिसको लेके ये पेनल्टी इंपोज किया था, वो जो टर्मिनेशन था वो लीगल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो दैट्स व्हाई ये जो हमारा इनके ऊपर डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पे जो पेनल्टी था वो हटा दिया गया। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। ओके, रिव्यू पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, आप लोग एक बार रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है ये, बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। यहां पे बोला जा रहा है कि लद्दाख में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, और कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सोनम वांगचुक है वो कर रहे हैं। वांगचुक का नाम काफी फेमस है, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है, उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 2018 में। सो
सोनम वांगचुक। सो काफी ये फेमस रहे हैं, काफी न्यूज में रहते हैं। अब उन्होंने अभी डिक्लेयर किया था कि वो 21 डे का क्लाइमेट फास्ट करेंगे। अब क्लाइमेट फास्ट क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है लद्दाख में ऑन द नेम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, उसके खिलाफ में था। अब देखिएगा कि लद्दाख काफी सेंसिटिव है और इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव है। 97% ऑफ द पॉपुलेशन लद्दाख का है वो इंडिजीनियस जो टाइप है वो है। और मेन उनका जो है सबसिस्टेंस वो फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग है। या तो वो खेती करते हैं या तो पशु पालन करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब हमने देखा है कि लद्दाख कंटिन्यूअसली जो है वो कई चैलेंज फेस कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ग्रीन हाउस गैस और अदर तरीके के पोल्यूटेंट्स है, सबका इंपैक्ट है, सभी यहाँ पे फेस किया जा रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि हिमालयन रीजन जहां पे लद्दाख लोकेटेड है, ये 15,000 ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये 15,000 ग्लेशियर होने के कारण इसको कई बार थर्ड पोल कहा जाता है। फर्स्ट पोल जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, और दूसरा है जो हमारा आर्कटिक है। आर्कटिक के बाद हम कह रहे हैं ये थर्ड पोल तो यही है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है, आइस शीट्स है, लॉट ऑफ सच थिंग दैट्स मेक इट द थर्ड पोल। ओके, और इसी जो ग्लेशियर्स हैं इन्हीं से निकल के जो नदियां बहती हैं वो साउथ एशिया की मेजर नदियां, जैसे गंगा को देखिए, गंगा इंडिया में भी जाती है, फिर गंगा बांग्लादेश में भी जाती है। इंडस देखिए इंडिया पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र चाइना इंडिया बांग्लादेश, कहीं ना कहीं ये नदियां जो है इन्हीं ग्लेशियर से आ रहे हैं। ओके, अब हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ है, कंटिन्यूअसली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है वो बनाया जा रहा है कि रोड, रेलवे, टनल्स, ब्रिज, कंटिन्यूअसली आप न्यूज में देखेंगे, दिस इज देयर। ओके, और हमने देखा है कि जो इसको बचाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज है, जिसके अंडर में हमारे 8 एम्स है, 8 मिशंस को हम फॉलो कर रहे हैं। ये 8 मिशंस में से एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, और यहाँ पे देखिएगा कि जो ये 8 प्लान है उसको थोड़ा देखिएगा। नेशनल सोलर मिशन पहला हो गया, सोलर से रिलेटेड, और दूसरा भी एनर्जी इनहेंसमेंट एंड इफिशिएंसी है। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, नेशनल मिशन ऑन द ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो गया, और नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम ऑलरेडी जिसको हम पढ़ रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये 8 को याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इसका क्या है, साइंटिफिकली एसेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन टू द क्लाइमेट चेंज एंड मॉनिटर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इकोसिस्टम। ये इसका मेन एम है। क्या एम को पूरा कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ग्रॉस वायलेशन है, और इस वायलेशन में जो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बने जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंडीशन एंड वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का जो असेसमेंट है बिना किए हम टनल, रेल, रोड सब बना रहे हैं। जो मेजर अभी स्टार्ट हुआ है जोजिला टनल है, कारगिल जास्कर नेशनल हाईवे है, एंड मासिव सोलर पावर प्लांट जो हम बना रहे हैं वो कहां बना रहे हैं, चांगथांग रीजन में। चांगथांग रीजन अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां पे है। चांगथांग ये रीजन है, दिस इज द रीजन, ये दिख रहा है आपको, यहाँ वाला, ये वाला रीजन चांगथांग है। यहाँ पे मेजर, यहाँ पे जो हाईवे की बात हो रही है किस टावर से जास्कर तक होगी जो रिड्यूस करेगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि मनाली से लेके श्रीनगर तक लॉट ऑफ ब्रिज, रोड हम बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम जो वाइडनिंग ऑफ रोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कितने पासेज है, ये यहाँ पे नंबर्स ऑफ द पासेज है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला ही रोहतांग पास आ जाता है, यहाँ से आप जाते जाते श्रीनगर तक चाहिएगा, कुछ नहीं तो 8-10 पासेज है। इन सब पे कोई ना कोई काम आ रहा है। ये सेंसिटिव एरिया, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, और ऐसे डिस्ट्रक्शन हमने कई जगहों पे देखा है। रिसेंटली हम जोशीमठ में जो अभी देखा है कि सबसाइड हो गया है, उसको हमने देखा है कि वो सबसाइडिंग एंड अदर एक्टिविटीज वो हम फाइंड कर रहे हैं। यहीं पे नहीं, हम अभी हमने रिसेंटली देखा कई जगहों पे ऐसा हुआ है। जैसे कि हमने देखा है कि जो केदारनाथ में 2013 में आया था फ्लड, वहां पे कितना हजारों में डेथ हुई थी। फिर हमने देखा कि जोशीमठ का हम बात कर ही रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा कि अभी 6 महीना पहले जो एक टनल था, टनल में नियर अबाउट 41 वर्कर
फंस गए थे और काफी दिनों बाद उनको बड़े मुश्किल से निकाला गया। क्या है ये सब कारण? कहीं ना कहीं हम ब्लाइंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ब्लाइंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, केवल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दैट। ओके, यहाँ पे भी देखिएगा जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रहे हैं ये सब रोड, वो एक तो बीआरओ है और दूसरा है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो थोड़ा सा इसमें फर्क देखिएगा। बीआरओ है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसको एक पैरा मिलिट्री फोर्स के जैसे देखा जाता है। ये मिलिट्री के साथ होती है कि जल्दी जल्दी अगर कहीं पे भी युद्ध हो रहा है ऐसे में कंस्ट्रक्शन करना है, फटाफट करेंगे। इनके पास बहुत ही हाई स्किल होती है, मशीनरी होती है, ये बॉर्डर एरिया में ही एक्टिवेट है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अभी रिसेंटली 2014 में हमने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया था और इसका मेन था कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया में बनाएंगे, बॉर्डर एरिया भी हो सकता है लेकिन ये मेनली इकोनॉमिक रीजन को ही ध्यान में रख के ये करेंगे। तो ये चीजों को आप डिफरेंशिएट करने में थोड़ा आप देखिएगा, कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, वो पहुंच रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस, खासकर जुडिशरी के पास पहुंचते हैं। जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हो रही, उन्होंने काफी कुछ मना किया था, जैसे कि लिमिटिंग द पिलग्रिमेज इनटू द दिस चार धाम श्रीन। फिर इन्होंने कहा था कि अवॉइडिंग द हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनटू द पैरा ग्लेशियल जोन, जहां पे ग्लेशियर जोन है वहां पे जाके आप डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं वहां पे क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं ग्लेशिएटिक जो बर्स्ट होता है, आउट बर्स्ट होता है, उसका केस बढ़ सकता है। ऐसे केस में सेंसिटिविटी हाई है तो फॉलो नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि पतंजलि से हम देखते हैं कि हमारे जो बाबा रामदेव हैं वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ मैंने गलती किया है, मैं आज से ये नहीं बोलूंगा, हमने मिसलीडिंग किया। फिर कोर्ट से बाहर ही जाते कहते हैं कुछ नहीं, वो तो कोर्ट वाले ऐसे ही बोल रहे थे, मैं सही हूँ। ये जो हमारा मेडिसिन है उससे अस्थमा, उससे आपका जो जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे वो कुछ को कल को अमृत भी बना के दे देंगे कि आप अमर होने वाली दवा है, लोग मानेंगे। पीपल आर सो गलीबल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसी बातें। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो रिव्यू है, रिव्यू इतनी सही नहीं है। क्लाइमेटिक चेंज के जो एक्टिविस्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गवर्नमेंट का भी यही है, गवर्नमेंट कहती है हाँ हाँ हम करेंगे, गवर्नमेंट जाके नहीं कर रही, प्रोजेक्ट अपना है, गवर्नमेंट को ही रिव्यू करना है ना। अब गवर्नमेंट को का टोटल फोकस है कि वहां रोड बनाना है, टनल बनाना है, तो वो जो उनका बैलेंसिंग एक्ट है वो नहीं हो पा रहा है। उसी पे हमारे जो राइटर है वो बोले कि डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ द अपसेटिंग द फ्रेजाइल बैलेंस। तो सस्टेनेबल होना चाहिए। जो दो विल है, दोनों विल को बराबर, ये जो इन्वायरमेंट का विल है और जो डेवलपमेंट का विल है, ये इक्वली होना चाहिए, तभी जाके चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो पाएंगी। अदरवाइज तुरंत आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट हो गया लेकिन उसके बाद तुरंत उस पे कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ कैलामिटी आएगी, कुछ डिजास्टर आएगा, सारा डेवलपमेंट गायब हो जाता है। एक अमीरी से पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने में टाइम नहीं लगता है। ओके, यहाँ पे यूपीएससी ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा कि क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ द इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। 2015 में 2017 में 250 वर्ड का था, 15 मार्क्स का लिखना था, काफी डायरेक्ट है। क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बोला हाउ इंडिया विल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे इंडिया का इम्पैक्ट है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। आप वल्नरेबल सेक्शन की बात कर सकते हैं, आप डिफरेंट रीजन की बात सकते हैं। कोस्टल रीजन ऑलरेडी इन्होंने दिया है, हिमालयन रीजन ऑलरेडी इन्होंने दिया है, उसका बात कीजिए। ओके, और डिफरेंट सेक्शन पे बात कीजिए कि कैसे वल्नरेबिलिटी है, कैसे डिजीज बढ़े हैं, कैसे इम्पैक्ट बढ़ा है, हेल्थ की बात कीजिए, सब कुछ इस पे आएगा। आप सब कुछ की बात कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर की भी बात कर सकते हैं, हेल्थ की भी बात कर सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी घटी है, कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल सेक्शन है उन सब पे फोकस करके आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलिवेंट टू एन एनवायरनमेंट, explain how understanding this concept vital while planning and sustainable development of a
रीजन। तो यहाँ पे पहले तो डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी। आपकी कैरिंग कैपेसिटी है ना कि आपको 50 किलो का भार दिया जाए आप उठा लेंगे, 50 से 100 तक आप दब जाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी आपका गया। कैरिंग कैपेसिटी कितना आप सह सकते हैं, कितना लॉन्ग टर्म तक आप जी सकते हैं सह के। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन जैसे आपने कुछ मेहनत कर लिया और फिर आप बेहोश हो गए, गिर गए, नहीं। आप कंटिन्यूअसली स्वस्थ रह के कितने दिन काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है। इन्वायरमेंट का भी है कि कितना लेवल तक आपका इन्वायरमेंट का यूज किया जाए कि इन्वायरमेंट हेल्दी रह के लॉन्ग टर्म तक जा सके। ऐसा आप डिफिनीशन में इंट्रोड्यूस कीजिएगा। फिर इसका बताएगा कि इन्वायरमेंट से कैसे ये इकोसिस्टम से और इन्वायरमेंट से कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। फिर आप आइएगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिएगा और उसको बताइएगा कि कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग किया जाएगा तभी होगा। इसका 2 मॉडल दिया गया है। एक मॉडल में डायरेक्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द कैरिंग कैपेसिटी इज वाइटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ करके एक एक पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया है और बाद में कंक्लूड किया। दूसरा तरीका हमने ये अपनाया है कि पहले फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैरिंग कैपेसिटी किया है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया है और लास्ट में कंक्लूड किया है। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो है इसरोज जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज की बात हो रही है। तो क्या है इसरोज जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज? ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस। दिस इज टॉकिंग अबाउट द दिस small element objects. This is known as the डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज। और कैसे ये मिलते हैं? स्पेस डेब्रीज जो मेन फॉर्म होते हैं वो होता है कि जैसे कोई रॉकेट का पार्ट हो गया, कोई स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा उसका पार्ट हो गया, या कोई सैटेलाइट जो फंक्शनल नहीं है, स्पेस में हमने रिवॉल्व करने के लिए भेजा बट वो फंक्शनल नहीं हुई और वो धीरे धीरे डिटोरेट होकर वहाँ पे वहीं पे घूम रही है। आप देखिएगा कि जब पृथ्वी के चारों तरफ ये सैटेलाइट्स घूमते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि डिफंक्शनल हो गए तो गिर गए, गिरते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक उसी में वो रिवॉल्व करते हैं। आप देखिएगा आजकल एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी आ रहा है कि सैटेलाइट से ही उड़ा दे रहे हैं। अब टेस्टिंग हो रही है तो उसमें 10 को भी उड़ाया तो 10 का 100 पार्ट बना ना। जब आप बम से फोड़ते हैं किसी चीज को तो वो कई पार्टों में होता है। कभी आपने बम लगा के आपने पटाखे पटकाए होंगे, धीरे छोटे से मटके उटके में फोड़ते होंगे, पूरा मटका टूट जाता होगा। ऐसे जब आप किसी भी सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट से आप अटैक करते हैं तो वो कई पार्ट में टूटता है और वो भी इसी चारों तरफ घूमता रहता है। तो ऐसे है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैटेलाइट एंड ऑब्जेक्ट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे केस में ये चांस है कि आपस में लड़ जाए। ये ऐसा ही सोच लीजिए जैसे कि एक रोड है, एक मानिए एक शहर है, शहर के चारों तरफ एक रोड है, ऐसे रोड है। अब यहाँ पे सोचे कि हमेशा जो नंबर्स ऑफ गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स की संख्या है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। सारे व्हीकल आ रहे हैं, वो अपने घर नहीं ले आ रहे हैं, यहीं पे छोड़ के चला रहे हैं। वो ऑटो ड्रिवन है, चलते रह रहे हैं, यहाँ पे आके चाबी लगा के छोड़ दे, चल रहे हैं। ऐसे होता है ना, नॉर्मल हम घर पे लेके आते हैं तो यहाँ रोड पे कम हो जाती है या कभी खराब हो जाती है तो हम हटा देते हैं। यहाँ पे वो नंबर्स ऑफ जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती आ रही हैं। सैटेलाइट्स के केस में यही है। अब सोचिए एक दूसरे से टकराएगा तो सिर्फ 2 ही टकराएंगे, इससे जाके ये टकराएगा, टकराने में उसका एक दूसरे से टकरा, फिर दूसरा तीसरे टकरा, ऐसे देखिएगा पूरा एक्सीडेंट होता है। और जब कंजेशन ज्यादा होगा तो वो जो एक्सीडेंट होगा वो बहुत हाई लेवल पे होता है। ओके, तो ऐसे केस में हमने देखा है कि ऐसे चांस ज्यादा है। अब इंडिया ने इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा? जो स्पेस डेब्रिस का डिफिनीशन होता है वो जो ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, लो अर्थ ऑर्बिट, एंड नियर अबाउट 30 से 1 मीटर होना चाहिए वो जो हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। अब थोड़ा सा एक बार समझा दूं आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या हो गया। लो अर्थ ऑर्बिट जैसे ये अर्थ है और इससे 100 मीटर की दूरी से स्टार्ट हो जाता है और 2000 की जो यहाँ से दूरी है वहां के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा लो अर्थ ऑर्बिट। जो जियो सिंक्रोनस होता है वो 35,000 किलोमीटर के बाद वाला एरिया को कहते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो होगा वो छोटे ऑब्जेक्ट से भी खतरा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से ही डिफाइन किया है और ऊपर वाले ऑर्बिट में 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का डिफाइन किया है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया ने जो अभी इसरो ने करा है एक्सपेरिमेंट, उसका PSLV C48 बोला है, जिसको एक्सोसैट मिशन भी कहते हैं।
तो एक्सपोसैट को याद रखेगा, क्योंकि ये ऐसा मिशन है कि जो जैसे सैटेलाइट जाती थी, सैटेलाइट का जो लास्ट पार्ट था वो डिसफंक्शनल होके वहीं घूमता रहता था या नीचे गिर के किसी शहर में गिर जाता था। अब ये है कि ये जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग ट्रेस करेंगे, वो कैसे काम करेगा, वो एक तरीके से वो ऑर्बिटल स्टेशन के जैसे काम करेगा और उसको हम प्रॉपर रूप से गाइड करके वापस लाएंगे। इसमें क्या लगा होगा, इसमें पूरी गाइडेंस सिस्टम लगी होगी। ओके, मैनेज करके हम इसको वापस लाएंगे और दोबारा उसको दूसरे मिशन में यूज करेंगे। ओके, तो दैट्स वाई वी आर, यहाँ पे देखिए नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है ना, ये लगा हुआ है, उसके द्वारा हम वापस लाएंगे और रीयूज करेंगे। तो ऐसे जो स्पेस डेब्रिस की कंडीशन है या जो सिचुएशन है वो कम होगी, नंबर्स कम होंगे, क्योंकि स्पेस डेब्रिस बनने ही नहीं दिए जा रहे, जो चीजें खराब हो जा रही हैं या तो वापस ला रहे हैं। जो सैटेलाइट जाके जो रॉकेट पार्ट था वो वहीं पे घूमने लगता था, वो डेब्रिस बन जाता था, अब नहीं बनेगा। दिस इज द मेन थिंग। ओके, अभी तक जितने भी टॉपिक किए उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द फ्यूरियस 5 क्वेश्चन, ये फ्यूरियस 5 क्वेश्चन है जिसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने भी टॉपिक हमने कवर किया उनमें से जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, पहला टॉपिक जो है उस पर हम करते हैं कि द निक नेम थर्ड पोल इज ऑफन यूज्ड फॉर द हिमालयन रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट्स लोकेशन एट द northern most point of the Indian subcontinent, its vast reservoir of fresh water in the form of glacier, D, unique biodiversity found in its high altitude ecosystem। तो यहाँ पे देखिएगा थर्ड पोल करने का क्या मतलब है कि ग्लेशियर खूब ज्यादा है, आइस शीट है और उन सब के कारण इसको कहते हैं। ओके, तो फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स है, इसीलिए कहते हैं, दैट्स वाई द थर्ड पोल। Question number 2, which of the following term is associated with the large store of ice and snow found in the Himalayan region? Cryosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere। तो देखेंगे एटमॉस्फेयर तो जमीन के ऊपर वाला पोर्शन हो गया, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी समंदर ये सब हो गया, और लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ है एंड अर्थ का जो क्रस्ट है एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, वहां तक लिथोस्फीयर होता है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये सब एरिया। लेकिन क्रायोस्फीयर ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ये किसको कहते हैं, ये जो आइस शीट है, ग्लेशियर्स है, परमाफ्रॉस्ट है, इन सभी को मिला के क्रायोस्फीयर कहते हैं। ओके, Which of the following is the most common cause of the flash flood? Prolonged period of the light rainfall, sudden failure of the dam or levee, intense rainfall into the short period, rapid snow melt into the mountain region। अब देखिएगा मोस्टली इसको अगर छोड़ दें तो ये जो तीनों है उस तीनों को देखेंगे कि इससे कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड आएगा। एक सडन तरीके से जो आती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है, जो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, जो ड्रेनेज सिस्टम है। अब देखिएगा इसको छोड़ दें, ये भी कहीं ना कहीं इससे भी आ सकता है, लेकिन ये बी सी डी से तीनों से लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इंटेंस रेनफॉल इनटू द शॉर्ट पीरियड। Question number 4, under even clause the right of innocent passage applies to which of the following? A, commercial fishing vessel into the EEZ, submarine navigating in the contiguous zone, C, ships of all states within the national territory, C, research vessel surveying the कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो आप देखिएगा कि ये जो होता है शिप्स ऑफ ऑल स्टेट विद इन द नेशनल टेरिटोरियल सी होता है, और टेरिटोरियल सी का जो एक्सटेंट होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम जोन एक्सटेंड फ्रॉम द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नेशन बेसलाइन? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, टेरिटोरियल सी एंड द हाई सी। टेरिटोरियल सी ही पूछा था और इसी का मतलब है कि ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है फ्रॉम द बेस लाइन, और ये हमने देखा है कि 24 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द बेस लाइन। तो कहीं ना कहीं ये सी जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट जो आज का न्यूज है, वो हमने सारे जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं, जितने भी रेलिवेंट है। हमने इस पे क्वेश्चन भी किया, मेंस का भी क्वेश्चन किया। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, जो नोट्स आपको अपलोड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। सो ये हमारा आज का जितना भी टॉपिक था ये था। आप सभी को आप फिर से स्वागत इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।